क्या कहता है गॉस लॉ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। सर ये एक डिस्क है, मैंने इसके ऊपर यहीं पे चार्ज रख दिया, थिकनेस इसकी बहुत स्मॉल है और चार्ज उसको वहीं पर रख दिया है, तो इन दैट केस आप बोलोगे चार्ज की वजह से उस एरिया पे जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या हो जाएगा। अगर सपोज सॉलिड स्फीयर है, उसको जितना भी चार्ज दोगे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, दैट विल बिहेव लाइक ए होलो शेल। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर आप मेंस नहीं करा रहे हो, मेंस भी करा रहा हूं, एडवांस भी करा रहा हूं। बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ ध्यान से सुनिएगा। बोले सर अगर मैंने सपोज यहां पे बोला Q1 चार्ज है, यहां पर बोला Q2 चार्ज है, यहां पर बोला Q3 चार्ज है, यहां पर बोला Q4 चार्ज है। ठीक है सर जी, ये Q1 Q3 Q4 सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और यहां पर एक प्लस Q5 चार्ज है। सपोज देयर आर सो मेनी चार्जेस, 4 है 5 है कुछ भी है, मन का करेक्ट है। मैंने अगर ऐसा बोला कि यहां पर मैंने सपोज एक ऐसा सरफेस, क्लोज सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया, कोई भी रैंडम क्लोज सरफेस। पहली बात, ये कोई बॉडी नहीं है, ये कोई कंडक्टर नहीं है, ये कोई जो है मटेरियल नहीं है। मैंने यहां पर एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। मन का ठीक है भाई साहब, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। मन का ठीक है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मन का ठीक है भाई साहब, क्या जानना चाहते हो गुरुजी? मन का मैं ये जानना चाहता हूं, भाई इधर आ जाना, हाँ ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक, तो आपका आंसर होगा, बोले सर जी इसका आंसर है कद्दू। बोले नहीं बता सकते, मैथमेटिकली नहीं बता सकते, चाहे कितनी जान लगा लेना, मैथमेटिकली तू नहीं बता सकता। बोले सर क्यों नहीं बता सकते? मैंने कहा देख भैया इसलिए नहीं बता सकते, ध्यान से सुनना, कि मैं अगर आपसे बोलूं इस सवाल में कि ये बता इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस जगह पर, तो कहेगा सर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा क्यों? बोले इसकी वजह से सर ये 4-5 चार्जेस हैं, अलग अलग डिस्टेंस दूरी पर है, हमको नहीं पता कितनी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस कितनी है, तो पता नहीं किधर आएगी, लेकिन हम नहीं बता सकते सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे होगी। या तो आप डिस्टेंसेस दो, और अगर आपने दे भी दिया तो भी वेक्टर से लंका लग जाएगी। मैंने कहा सपोज मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1, सपोज थोड़ी देर के लिए। बोले ठीक है सर, और इसका एरिया वेक्टर, ये मैंने छोटा सा एरिया मान लिया सपोज। बोले ठीक है गुरुजी, मान ले वो एरिया वेक्टर है इधर DA1। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा इसके थ्रू फ्लक्स बता कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर E1 DA1 cos θ1, बस इतना ही लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं लिख सकते। बोले सर अगर मैंने एक छोटा सा एरिया पकड़ लिया, मैंने कहा बता इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो कहेगा सर E डॉट है, सर E DA1 cos θ1, लेकिन ना तो मुझे E1 पता है, ना मुझे θ1 पता है, ना मुझे DA1 पता है। सर ये लिखने के लिए भले ही लिख लोगे, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि E1 θ1 मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहां पर सपोज कोई भी ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर रैंडम गॉसियन सरफेस पकड़ लिया, कोई सी गॉसियन सरफेस छोड़ इमेजिनरी सरफेस पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे यहां पर सपोज मैंने एक दूसरा एरिया पकड़ लिया छोटा सा गुलाबी कलर का, मैं बोलूं भाई इस गुलाबी कलर पे बता दे फ्लक्स कितना होगा, तुम कहोगे सर ये भी नहीं बता पाएंगे। बोले क्यों नहीं बता पाएंगे? बोले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे यार, ये इतने चार पार्टिकल यहां पर है, 5वां यहां पर है, यहां पर कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? आपको डिस्टेंसेस नहीं पता, चार्जेस का मैग्नीट्यूड उल्टे पुल्टे हैं, आप कैसे निकालोगे? मान लो फिर भी सपोज इधर E2 है और एरिया वेक्टर सही था परपेंडिकुलर टू DA2 है, मेरे को E2 नहीं मालूम, मेरे को DA2 नहीं मालूम, ये एंगल θ2 भी नहीं मालूम, तो मैं इससे फ्लक्स कैसे निकालूं? नहीं निकाल सकता, लेकिन लिखने के लिए लिख सकता हूं। बोले कितना? बोले सर इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिख सकते हो E2 DA2 cos θ2। मैंने कहा ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां पर एक छोटा सा एरिया मैंने अज्यूम कर लिया, नीला हरा वाला, मैंने कहा बता इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तुम कहोगे सर पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E3, सर DA3 हो जाएगा इधर, सर दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा सपोज θ3, मान लो, तो सर यहां से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? मैंने कहा भैया E3 DA3 cos θ3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं सबके थ्रू फ्लक्स निकालो, तुम कहोगे मास्टर पागल हो गया, क्योंकि भैया E1 E2 E3 E4 की वैल्यू नहीं पता, θ1 θ2 θ3 की वैल्यू नहीं पता, ये कह रहा है सबके थ्रू फ्लक्स निकालो। मैंने कहा हाँ, और मैं उस पर भी नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूं मुझे तो नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा। तुम कहोगे पक्का पगला गया मास्टर। बोले क्यों? बोले यहां फ्लक्स नहीं निकाल पा रहे हैं। अबे फ्लक्स तो तब निकालोगे ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी, जब उसकी दिशा पता होगी, जब θ पता होगा, जब E1 पता होगा। उसी प्रकार यहां पर, उसी प्रकार हर जगह पर। बोले ना निकाल सकते सर। बोले क्यों? बोले यहां पर कद्दू, यहां पर कद्दू, यहां पर कद्दू, यहां पर कद्दू, सर हर जगह पे कद्दू 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 कद्दू, बहुत सारे कद्दू को जोड़ेगा तो योर आंसर विल बी बड़ा वाला कद्दू।
बड़ा वाला कद्दू, दैट इज द रियल चीज जो शायद काफी बच्चों को पता नहीं होती, वो बस रट लेते हैं, उनको पता नहीं होती। लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखने पे हूं, बोले सर ठीक है कद्दू है, लेकिन लिख के तो दिखाओ क्या होगी। मैंने कहा दे, यहां पे मैं लिख सकता हूं E1 DA1 cos थीटा 1। सर यहां पर फ्लक्स हो जाएगा E2 DA2 cos थीटा 2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वहां पर फ्लक्स हो जाएगा E3 DA3 cos थीटा 3। मैंने कहा ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, बोले ऐसे आएंगे इनफाइनाइट टर्म्स, सो दिस इज द नेट फ्लक्स। निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक। बोले हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो। तो ये E1 DA1 cos थीटा 1, ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूं किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ, E1 DA1 cos थीटा 1 मतलब डॉट प्रोडक्ट को मैं सबको जोड़ रहा हूं, मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूं पूरे क्लोज लूप में, मतलब गुल्ले के साथ। दिस इज कॉल्ड नेट फ्लक्स। इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैंने इस प्रकार लिख दिया, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना गुल्ले के साथ E डॉट टी ए। सर ये जो भी नेट फ्लक्स आया है सर ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा ये हमें नहीं पता, ये बराबर होगा कद्दू के, बहुत बड़ा कद्दू के बराबर। तो गॉस लॉ ने हमको ये बताया कि इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज नॉट ए प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, आप वेरीफाई भले ही कर सकते हो। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो सर यहां से निकल कर आ जाएगा नेट फ्लक्स बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ये कैसे आया, बोले भैया गॉस ने बताया, उससे जाके पूछो कैसे आया। बोले Q इनसाइड का मतलब, Q इनसाइड का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज। बोले अंदर वाले चार्ज कौन से, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 बटे एप्सिलॉन नॉट। बोले सर ये बाहर वाला चार्ज, मैंने कहा बाहर वाला चार्ज नहीं है। बोले क्यों नहीं है, मैंने कहा बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर वाले चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, जितनी इस गॉसियन सरफेस में अंदर घुसेंगी उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। बाहर वाले चार्ज की वजह से जब बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स ही नहीं आना है, इसका मतलब फ्लक्स की कैलकुलेशन में बाहर वाला चार्ज नहीं आता है, केवल अंदर वाला चार्ज आता है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है, बोले क्या, बोले सर अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स को मैथमेटिकली हम लोग स्टाइल मार के ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए गुल्ले के साथ। ये गॉस लॉ नहीं है, यहां तक गॉस लॉ नहीं आया। दिस इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू होती है Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर, अंदर वाले चार्ज के बराबर। दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो नेट फ्लक्स आया है सर इसकी वैल्यू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ये हमारा गॉस लॉ है। और ये जो गॉस लॉ है ये बेसिकली ये दो पार्ट में टूट जाता है, जहां पर हमारे सामने दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बोले पहला क्वेश्चन, मैंने कहा पहला क्वेश्चन है कि नेट फ्लक्स कितना होगा। बोले सर नेट फ्लक्स हो जाएगा Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। बोले Q इनसाइड का मतलब, मैंने कहा Q इनसाइड का मतलब अंदर वाले चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। साइन को विथ चार्ज को विथ साइन रखना है, याद रखना इसको, विथ साइन पुट करते हैं हम लोग, और यहां पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आपको सिंपल सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि नेट फ्लक्स इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे सवाल हमको यहां से देखने के लिए मिलती है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब बोले सर E डॉट डी ए बराबर निकल के हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं मैथ्स ने सपोर्ट किया तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो कुछ पार्ट हमारा चला जाता है दूसरी तरफ। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला पार्ट Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो किसके बराबर होगा, बोले सर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन। इसमें कुछ बातें और हैं, बोले क्या बात है, मैंने कहा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज होती है। क्योंकि अगर अपन किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो आप सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, आप सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। तो याद रखना दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्ज बट दिस फ्लक्स इज ड्यू टू इनसाइड वाला चार्ज, क्योंकि आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से तो फ्लक्स से नहीं आएगा, वो फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके लिए आने वाली फील्ड बराबर जाने वाली लाइन, आने वाली लाइन बराबर जाने वाली लाइन। तो ये है बेसिकली गॉस लॉ। इस पे हमारे पास दो पार्ट में सवाल टूट जाते हैं, पहला इस पे और दूसरा इस पे। पहले मैं इसको खत्म करा देता हूं क्योंकि ये छोटा सा ही है, 15-20 मिनट का है, फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों ने यहां पे देखा, बोले क्या, बोले सर जी जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी इमेजिनरी सरफेस के थ्रू वो आता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैं कुछ सवाल करा रहा हूं, मैंने बोल दिया कि इमेजिनरी सरफेस है, यहां पर चार्ज है Q1, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, सर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म। बोले सर यहां पे चार्ज Q2 और है, अब कितना पास करेगा, मैंने कहा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ऐसे सवाल है,
भले ही सिंपल सवाल है। और सवाल देख, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोले सर मान लो यहां पर प्लस क्यू है, मैंने कहा ठीक है। मान लो यहां पर प्लस 3 क्यू है, मैंने कहा ठीक है। और मान लो यहां पर माइनस 2 क्यू है, बता दो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। सीधा बोलेगा सर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 और 1 4 में से 2 गया 2, 2 अपॉन 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले मान लो कोई डाइपोल है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है, ये ले, ये दो चार्ज पार्टिकल मैंने ऐसे लिख दिए जो कि डाइपोल में होते हैं। मैंने यहां पर कोई भी ऐसे सपोज रैंडम शेप का मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस पकड़ लिया, मैंने कहा भैया बता दे यहां पर इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। तो कहे क्यू इनसाइड, बोले क्यू इनसाइड कितना है, बोले 0 है, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स विल बी 0, खत्म। बिल्कुल सही बात है, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। समझ में, हमें देखना है क्यू फ्लक्स नेट होता है क्यू इनसाइड बट एप्सिलॉन नॉट। हमको केवल नेट फ्लक्स देखना, नेट चार्ज देखना है कि अंदर वाला नेट चार्ज कितना है। जितना भी अंदर वाला नेट चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। समझ मारी। इस पे कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं, जेईई मेंस ने भी पूछे थे। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ। बोले सर ये है सपोज पीला वाला एरिया, ये है सपोज लाल वाला एरिया। मैंने बोल दिया भैया यहां पे चार्ज है सपोज प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है 2 क्यू और यहां पे चार्ज है सपोज प्लस 3 क्यू। मैं आपसे पूछूं कि सर फ्लक्स बता दो बाहर वाले के थ्रू कितना पास करेगा, इसके तो फ्लक्स कितना पास करेगा। आप सीधा बोलोगे सर इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, बोले सर क्यू भी है 2 क्यू भी है 3 क्यू भी है। जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है बट एप्सिलॉन नॉट, उसने क्यू बना के पूछ लिया था। बोले सर अंदर वाले के थ्रू फ्लक्स बता दो कितना होगा। आप सीधा बोलोगे अंदर वाले के थ्रू कितना, बोले क्यू प्लस 2 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म सवाल। कोई अगर और ज्यादा स्टाइल मारे, कोई कहे भाई साहब, बोले हाँ, बोले मान के चलो मैं यहां पर एक सपोज गोला ज्यूम कर लेता हूं, ये गोला इमेजिनरी सरफेस, एक गोला मैंने यहां मान लिया, एक गोला मैंने यहां मान लिया। मैं आपसे बोलूं इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, बताओ इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। बोले क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। मैं कहूं इसके सेंटर की बजाय मैंने यहां पे प्लस क्यू रख दिया, बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। बोले अभी भी क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन, दोनों केस में फ्लक्स सेम पास करेगा, चाहे चार्ज इधर रखाओ चाहे उधर रखाओ। ऐसे सवाल आपको एचसीबी के ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाएंगे। बोले चार्ज अगर बाहर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स, बोले यहां पर मैंने एक चार्ज और रख दिया सपोज, यहां पे मैंने सपोज क्यू डैश चार्ज रख दिया, बोले अब फ्लक्स कितना होगा, बोले इतना ही होगा। क्यों, बोले इस सपोज इस क्यू डैश चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, वो सारी की सारी आएंगी तो सही, लेकिन आएंगी तो यहां से चली भी जाएंगी, आने वाली फील्ड बराबर जाने वाली फील्ड, तो इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। क्लियर है भाई साहब? ओके ठीक है सर, ओके नेक्स्ट। अब इस पे जैसे एक सवाल करके दिखा जैसे, ठीक है जल्दी से क्वेश्चन। मैंने बोला ध्यान से सुन, ये क्यूब है, ठीक है सर जी क्यूब है। अब इस पे एडवांस में सवाल पूछे गए, ठीक है कुछ सवाल तू मुझे करके दिखा, ठीक है ले अभी करके दिखा, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले सवाल करो। बोले सर यहां से एक रॉड है, ये लो, ये ले, ये एक रॉड है प्लस लैम्डा की, बताओ क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, पहला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट। सर इसी क्यूब में मैंने ऐसा बोला है, ये ले, ये ले, ये ले, ठीक है सर, ये मैंने क्यूब दे दिया। इस बार जो वायर है वो मैंने कुछ ऐसा दे दिया, इस कोने से पास होके इस कोने पे निकल रहा है, आजा, ये ले, ऐसे आके ऐसे निकल रहा है, ठीक। और अंदर जो है टोटल चार्ज मैं दे देता हूं, यहां पर चार्ज बार नहीं दे रहा, लैम्डा दे दिया, खत्म कहानी। ये ले, अरे आजा भाई, ऐसे ये इसके अंदर जाके बाहर निकल रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ जाओ, ये इनसाइड है, मैं डायग्राम को ठीक से नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप समझ जाना, ये बाहर से आके ये अंदर की तरफ जा रहा है और मैंने बोल दिया भाई साहब ये प्लस लैम्डा है। ये ले, मैं इसको यहां से कुछ कुछ इसको इस प्रकार का बना देता हूं। आई होप अब शायद फील आ रही होगी, है ना, अब आ रही है ना, यहां से अंदर जा रहा है और यहां से निकल रहा है। ये ले, बोले सर अगर यहां पूछो जल्दी से आंसर दो फटाक से, कितना फ्लक्स पास करेगा। बोले डरना बिल्कुल नहीं है सर, सर क्यों सर टोटल निकाल लो अंदर कितना चार्ज है, उसके बाद खत्म कहानी, उसके बाद खत्म कहानी। बोले सर यहां पर सर ये बताओ सर क्यू इनसाइड बट एप्सिलॉन नॉट होगा, मैंने कहा अंदर कितना चार्ज है, बोले इतना चार्ज है अंदर। सर ये कितना चार्ज है, बोले सर अगर आप ऐसे भेजोगे तो एल लेंथ का चार्ज है, अगर इसका लैम्डा लैम्डा है तो लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म कहानी।
समझ आ रही है? बोले ठीक है सर। उसी प्रकार से बोले सर अगर आप इसको डायगोनली भेज रहे हो तो इसकी लेंथ कितनी होगी? बोले L√3। तो यहां पे फ्लक्स कितना पास करेगा? बोले सर लैम्डा इंटू L√3, लैम्डा इंटू लेंथ विल बी द चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है? खत्म कहानी। और जैसे इसमें सवाल देख, अब जैसे जी एडवांस ने क्या पूछा था, ठीक, एडवांस वालों ने एक सवाल तो देख ऐसे पूछ लिया था, ध्यान से देख कि सर इस प्रकार का सवाल पूछ लिया था। सपोज मैं कह दूं यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस मैं आपको दे दूं और मैं कह दूं भैया यहां पर एक तो है सपोज डिस्क, ये ले, एक यहां डिस्क बना के दे दूं तेरे को डराने के लिए, ठीक, एक यहां पर मैं रॉड दे दूं, ये ले, इस प्रकार से ये क्यूब है, क्यूब का फ्रंट पेज है, ठीक। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब यहां पर एक पॉइंट चार्ज मान ले क्यू है, इस पे मान ले टोटल चार्ज 10 क्यू है, ये मिड पॉइंट है, ये इस पे मान के चल 20 चार्ज है प्लस 20 क्यू है, बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? इस प्रकार का सवाल, ठीक है। आपको जी एडवांस में दिख जाएगा, जब मैं पीपीटी में अटैच करूंगा तब आप देख लीजिएगा। आप सीधा बोलोगे सर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इनसाइड कितना होगा? सर 20 क्यू है तो आधा कितना हो गया? बोले 10 क्यू। ये पॉइंट चार्ज अंदर का अंदर है और सर ये रॉड है, रॉड आधी अंदर आधी बाहर तो प्लस 5 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है? ये क्यूब का फ्रंट पेज है, ये क्यूब का फ्रंट पेज है। इस प्रकार के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई साहब? वॉचिंग यू फ्रॉम द IIT कानपुर एंड यू आर द माई बेस्ट मेमोरी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई विश यहां पर पढ़ने वाले बच्चे, खूब सारे बच्चे तेरे जूनियर बना के भेजू मैं यहां से, ठीक है। जब ये बच्चे जूनियर बन के पहुंचे तो उनकी रैंकिंग लेना बढ़िया तरीके से, ठीक। तो बोला ठीक है सर जी। तो ये इस प्रकार से सवाल जो है यहां पर पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ रटना वटना नहीं है, सीधा क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन। आप अगर सवाल फंसाएगा तो लैंग्वेज में फंसाएगा, कोऑर्डिनेट में फंसाएगा कि ये वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट ये है, ये वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट ये है, इस वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट ये है, इस वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट ये है, इस वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट, बस वहां फंसाएगा। जैसा एक सवाल, ये एडवांस में इस प्रकार के सवाल पूछे गए। एक सवाल और देख, बड़ा ही सिंपल सवाल पूछ लिया था वो, तो बोले सर यहां पर गोला है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब गोला है। सर यहां पर जो है हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल रॉड को ऐसे अंदर फिट कर दिया, इस प्रकार से वो गोले के अंदर जा रही है इस प्रकार से, और इसके लिए उन्होंने लैम्डा दे दिया, ये ले भाई साहब लैम्डा, और ये ऐसे प्लस 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 प्लस, और सपोज ये इसका सेंटर है और डेटा कुछ इस प्रकार का दे रखा है कि ये O है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो उन्होंने डेटा बेटा कुछ इस प्रकार का दे दिया कि एग्जाम्पल के तौर पर सपोज ये एंगल जो है सपोज कितना ही मान ले 60 डिग्री आ गया, तो बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? जी एडवांस का सवाल था, ये बहुत आसान सवाल था, जल्दी से बताओ जरा फ्लक्स कितना पास करेगा इससे, निकालो जल्दी 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 जल्दी, मिनट से पहले बोलो। हाँ कितना फ्लक्स पास करेगा? हाँ जल्दी जल्दी से। भाई साहब आधे बच्चे तो इस बात को कह रहे हैं सर कब तक चलेगा, कब तक? अबे चलने दे भाई, जो चल रहा है उसको चलने दे, मैं इसको ना कर रहा हूं क्या? तू ये बता दे, अगर किसी को इतनी जल्दबाजी हो रही है ना, तो मैंने 4 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो डाल रखी जेई वाला चैनल पर, वहां जाके देख लेना, अगर किसी को इतनी जल्दी हो रही है तो। भाई तुम सबको मालूम है लक्ष्य बैच में पूरे चैप्टर को कवर कराने में 30 लेक्चर लगे थे, ऑफलाइन क्लास में भी 25 तो लगते ही लगते हैं, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर, 50 से 60 घंटे का चैप्टर है। तो तू क्या सोच रहा है 50 से 50 घंटे को कैसे कंप्लीट करा? मतलब कैसे कोई जादू कर दूंगा 4 घंटे में खत्म कर दिया? 50 से 60 घंटे की चीजों को अगर मैं 10-12 घंटे में भी समराइज कर रहा हूं तो फिर भी ना जाने कितनी चीजें छूटेंगी, है ना। चलने दे बच्चों, चल रहा है। हाँ बोलो जल्दी से, बोलो भाई साहब। ओके ठीक है सर, ओके। बोले तो सर कुछ नहीं, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बोले सर अंदर वाला चार्ज निकालो। अगर ये गोला है, मान के चलो ये मेरे भाई क्या है, ये गोला है, ये भी नहीं चल रहा है, टीवी भी, तुम्हारी तरह टीवी भी परेशान कर रहा है। सपोज ये गोला है, मैंने कहा ठीक है, तो गोले के अंदर हमको चाहिए सर अंदर वाला चार्ज कितना है? मैंने कहा ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो हमको चाहिए ए और बी के बीच में सर कितना चार्ज है? बोले सर ये आर है, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा। सर आर साइन थीटा कितना? R√3/2 प्लस R√3/2 बिकम R√3। इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? बोले टोटल लेंथ हो गई R√3, तो लैम्डा इंटू R√3 विल बी द चार्ज ऑन दिस गोला, चार्ज इनसाइड दिस गोला बटे एप्सिलॉन नॉट विल बिकम नेट फ्लक्स। क्लियर है? ये एडवांस का सवाल था,
ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफी सारे पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूं सवालों की, अगर ये हैंग ना करे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि सवाल, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, सुकून से ट्राई करना, आई होप शक्ल देखते ही समझ गया होगा, बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट, अगला, इस पर और सवाल देख। अब ये सवाल देख ले, अब पेशेंस तूने रखा, अब तो सवाल देखिए, देख Q1 Q2 है, सिंपल सा सवाल है, देखते ही बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इससे 13 लाइन निकली, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 से, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर Q1 बड़ा है और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लाइन यहां पे टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि लाइन यहां पे निकल रही है, ठीक है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होती है, कम मैग्नीट्यूड वाले के पास होती है। वो कहने से फाइनाइट डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ द Q1, सर ये बड़ा कौन है, सर छोटे वाले के पास रहना है, सर नेगेटिव चार्ज है, छोरा छोरी के बीच में नहीं आना, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सॉल्व करके जो भी ऑप्शन है तो मैच करा लेगा। क्वेश्चन पीवाई को तू सारे कर लेगा, मैं बता रहा हूं ना तुझे, बस तू टिका रहे। खैर अभी मैं इसी पे दिखाता हूं। इसी पे सवाल आया था, ठीक है, वो सवाल था मेरे भाई, कहां था कहां था कहां था कहां था कहां था कहां था कहां था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। पीपीटी बहुत लंबी ना यार, क्या करें, पीपीटी बहुत लंबी है, ये ले मिस हो गया कहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, सिंपल सा वही सवाल है, ये रहा, ठीक। यहीं से तू देख के बता सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेलिस, बोले भैया शायद मेरे को लग रहा है ये शायद यही आंसर आप लोगों ने निकाल दिया है। उसके बाद वो उसने दूसरा पार्ट, जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। भाई साहब कह रहा जेड कंपोनेंट बता दो, क्या जेड कंपोनेंट सब जगह जीरो होगा? भाई साहब अगर इनफाइनाइट वायर है, अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ये डंडा है, अगर ये इनफाइनाइट डंडा है, तो ये इनफाइनाइट डंडा है, तो इसके हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। अगर ये डंडा ऐसा है तो क्या इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैरेलल आती थी? पैरेलल वाला तो जीरो हो जाता था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, ठीक। उसके बाद अगला बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल। पागल हो गया क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सर, इनफाइनाइट वायर की वजह से इस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ। ये हम लोग देख चुके हैं। डंडा अगर ऐसा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे, इधर 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 इधर, अंदर, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। समझ मारी बात? इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी हर जगह, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो इतना सिंपल सवाल है 2018 का, ठीक। खैर पीवाईक्यू पे मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले दूसरा पोर्शन खत्म करा दूं, ठीक है। पीवाईक्यू जब करेंगे ना उसके बाद तो अलग ही मजा आएगा, अलग ही मजा आएगा, ठीक है, अलग ही मजा आएगा जब पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक। ये है कहानी यहां पर, ठीक है। तो ऐसे फ्लक्स के लिए बस एक ही लाइन याद रखें, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद एक और चीज है, बोले क्या चीज है? मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है, बोले सर मान लो यहां पर कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, मैंने कहा ठीक है, और यहां पर मैंने सपोज कोई भी इस प्रकार की डिस्क पकड़ ली, और मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब यहां से फ्लक्स बता कितना होएगा, इस प्लस क्यू चार्ज से बता दे कितना फ्लक्स पास करेगा इस डिस्क से। ये ले, ये इसका सेंटर है, इस प्रकार से, ठीक, प्लस क्यू चार्ज से। बोले सर फ्लक्स पास करेगा भी या नहीं करेगा सर, ये तो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल करेगा। तो कैसे करेगा? बोले यहां से बहुत सारी लाइन निकल रही होगी, ये लाइन पास नहीं करी, और ये भी ये बस छू छू के निकल गई, बोले ये भी पास नहीं करी, बोले हाँ ये पास करी, ये भी 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 पास करी। तो यहां पर देख रहा है कि यहां से जो लाइन निकल रही है, कुछ इससे पास करी, कुछ नहीं पास कर रही, कुछ सेलेक्टेड पास करी, कुछ सेलेक्टेड पास नहीं कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे इस पॉइंट चार्ज से इस एरिया पर, ये जो एरिया है, इस एरिया से कितने, चल जा भाई क्यों परेशान कर रहा है साला, आधी आधी स्पीड तो इसने स्लो करा दी यार, ठीक। बोले सर इस प्लस क्यू चार्ज से इस एरिया, सर इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा, अगर ये सवाल ये हो, ठीक। तो आप सीधा बोलोगे सर पहला, इसके सवाल को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड, सर डिस्क के थ्रू आप फ्लक्स निकालना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो सर वाई पे जाके dy थिकनेस का एक रिंग पकड़ लो, उस रिंग से फ्लक्स निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। आप देख लेना, किसी भी किताब में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा तरीका सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट है, ठीक, उसमें दोनों में समय लगेगा। और तीसरा तरीका जो मैं तुझे फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला लिखाने वाला हूं वो एवरग्रीन है, हर जगह ठोक दे उसको। बोले क्या? बोले सर
चल जा भाई यार, ये बहुत परेशान कर रहा है यार, ये कंट्रोल, गुस्सा नहीं करना है। राजबन सर की सैलरी कट जाएगी, गुस्सा नहीं करना है। यार बहुत परेशान कर रहा है, तू देख रहा है ना यार ये टीवी यार, ये अभी तक, अब तक गायब हो जाना चाहिए था, अभी तक हो ही नहीं रहा ये। टीवी चेंज, फॉर्मेट मारेंगे इसको। दे, तू हंस रहा है भाई साहब, वो कह रहा फेंक दो सर इसको, तू हंस रहा है, लौट के वापस आ। तो सर अगर इस प्लस क्यू चार्ज की बेस है, मैं इस पर प्लस क्यू चार्ज की बेस है, मैं इस पर अगर फ्लक्स निकालना चाहूं, तो मेथड नंबर ये बनिए बोलता है कि सर ये रही हमारी डिस्क, अगर आप इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से डिस्क पर फ्लक्स निकालना चाहते हो, पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो सर यहां पर वाई डिस्टेंस दूरी पर जाके एक रिंग पकड़ लेना डिवाई थिकनेस का, उसका एरिया वेक्टर आगे की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ हो जाएगी। तो सर उसके लिए फ्लक्स निकालिएगा और उसको इंटीग्रेट कर देना, जो कि एक लंबा चौड़ा मेथड है, लेकिन मजेदार मेथड है। मजेदार मेथड का मतलब मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर टीवी रिस्पॉन्ड करे तो, बोले सर यहां पर वाई डिस्टेंस दूरी पर जाके डीवाई थिकनेस का एक रिंग पकड़ लो। सर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगी इस तरफ, और एरिया वेक्टर हो जाएगा सर इस तरफ। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो सर इस पीले वाले रिंग से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा। डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डॉट डी आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम यहां से यहां तक। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, मैथमेटिक्स आएगी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, तो वो आप सॉल्व कीजिएगा घर पे जाके, या फिर सॉलिड एंगल से कीजिएगा। इन दोनों को बचा के, मैं आपको इन दोनों से बचा के एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा देता हूं, जिस फॉर्मूले को आपको बस ब्लाइंडली अप्लाई करना है, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपका सारा काम हो जाएगा। बहुत आसान है वो फॉर्मूला, याद रखना। बोले सर वो क्या है, मैंने कहा वो ये है कि अगर मैं इस चार्ज को इससे कनेक्ट कर देता हूं, और मान लो ये एंगल है सपोर्ट थीटा, ठीक, तो यहां से जो भी फ्लक्स पास करेगा तो सीधा लिख सकता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, खत्म कहानी। Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, बात समझ मारी, बस इतना करना है, बस खत्म कहानी। Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी याद रखना आसान है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फॉर्मूला आ रहा है, जैसे डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा आई थी, बिल्कुल उसी प्रकार। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री वैल्यू, तो चुपचाप 60 डिग्री पुट कर देना, थीटा 45 डिग्री कर दूं, चुपचाप 45 डिग्री कर देना। बात समझ मारिए। अगर मैं इसके बाद एक सवाल ऐसा दे दूं इसी केस में, बोले ठीक है सर जी ये तो प्लस क्यू है, मान के चलो मैं यहां पर सपोज मैंने एक चार्ज और दे दिया, यहां पर -2q चार्ज दे दिया, ये एंगल दे दिया सपोज एग्जांपल के तौर पर 30 डिग्री है, और ये डेटा मैंने कुछ ऐसा दे दिया कि 60 डिग्री है, और सपोज ये -2q है। अब मैं आपसे पूछूं भाई साहब नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू, तो इसकी वजह से कितना आएगा, बोले सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा 30। बोले इसकी वजह से तो इधर जाएगा फ्लक्स, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगा, दैट मींस फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दोनों केस में उधर ही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सर यहां पे चार्ज कितना है, 2Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। अक्सर को बच्चे प्लस और माइनस देख के घटा देते हैं, जबकि प्लस की वजह से अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस की वजह से ऐसे टुवार्ड्स आ रहा होगा, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ मारी बात। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, जैसे कि और इसमें देख सवाल जैसे आए हुए हैं, जो इस साल जी एडवांस में भी इस पे सवाल आ गया था, एज इट इज हमने क्लास में किया था, वो एज इट इज एडवांस में भी आ गया था। बोले सर मान लो यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि ये है सपोज कोई एक डिस्क, वो डिस्क मान लो थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये रही कोई एक डिस्क, ठीक है सर ओके। बोले इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये मैंने एक सॉलिड सिलेंडर टाइप यहां पर एज्यूम कर लिया है, और सेंटर पे चार्ज रख दिया भाई साहब क्यू, मैंने कहा ठीक है ओके। बोले सर अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं और इसको मैं यहां से कनेक्ट करूं, मैंने वही डायग्राम सेम एज इट इज बना दिया, और मैंने एंगल भी दे दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए एंगल मैंने कह दिया 45 डिग्री है, और ये एंगल भी 45 डिग्री है। मैं बोलूं, मैंने कहा बता इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। ये सवाल जेईई एडवांस ने 2 बार पूछ लिया, एक बार नहीं 2 बार पूछ लिया, ठीक। आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर ये चार्ज कितना फ्लक्स पास करेगा, बोले सर ये फ्लक्स हो जाएगा सब वही सवाल, सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 45 डिग्री हो जाएगी। तो इतने एरिया से इतना फ्लक्स पास करेगा। क्लियर है, बोले ठीक है सर जी क्लियर है ओके। मैं अगर वहां पूछूं, मैंने कहा भाई अगर यहां पर फिर से मैंने एक और सरफेस एज्यूम कर लिया, सेम एज ये मिड में रख दिया, सपोज ये वाला एंगल भी 45 मैंने एज्यूम कर रखा है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो बता दो भाई साहब इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तुम कहोगे सर इससे भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना उससे कर रहा था। बोले सर सेम आंसर आपका, ये नीचे वाले से फ्लक्स पास करेगा, नीचे वाले डिस्क से,
ये किससे पास करेगी सर? ऊपर वाली डिस्क से, क्योंकि अगर एंगल सेम हो गया तो सेम डेटा हो गया दोनों साइड से। मैंने कहा ठीक है। और मैं अगर यहां पर पूछ लूं, मैंने कहा नहीं मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर टोटल कितना पास करेगा, तो आप सीधा बोलोगे पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। मैंने कहा क्यू, तो योर आंसर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे 4 सवाल बन सकते हैं। पहला, ऊपर वाली प्लेट से कितना पास करेगा? मैंने कहा भाई साहब इतना। सर नीचे वाली से कितना करेगा? मैंने कहा इतना। सर टोटल सिलेंडर से कितना करेगा? मैंने कहा इतना, क्योंकि टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यों है। अब अगर सिलेंडर के अंदर इतना है तो वो ये भी पूछ सकता है कर्व पोर्शन से कितना करेगा, ये जो कर्व पोर्शन बचा इससे कितना करेगा। तो आप सीधा बोलोगे सर सिलेंडर से पास किया है इतना। मैंने कहा ठीक है, टोटल सिलेंडर से तो इतना पास होना है, इसमें से कुछ इससे पास हो गया, कुछ इससे पास हो गया। ऊपर वाले से कितना पास हो गया सर? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। मैंने कहा ठीक है, नीचे वाले से कितना पास हो गया? इतना ही पास हो गया, मल्टीप्लाई बाई 60। तो बचा कुचा किससे पास करेगा? बोले बचा कुचा कर्व से पास करेगा। तो हमारी बात सब चेक कर दो, खत्म कहानी। सिंपल सा सवाल है, ठीक। बस ऊपर वाले के थ्रू निकाल ले, नीचे वाले के थ्रू निकाल ले, टोटल निकाल ले, टोटल में से ऊपर वाला नीचे वाला घटा दे। और ये सेम सवाल अभी एडवांस 2024 में आ गया था। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बस सिंपल सा एक बिलीव मी, एक फॉर्मूला याद रख, सब जगह चल जाएगा ये इस प्रकार के सवालों में। Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। नो नीड टू राइट, नो नीड टू लर्न द सॉलिड एंगल फलाना ढिंगाना, ये सब किसी को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। बस तो केवल इतना फॉर्मूला याद रख ले, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, तेरे सारे काम चल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, उसके बाद सर अगर यही चीज अगर मैं ऐसे अप्लाई करूं, एक मिनट रुक जाए यार, ठीक। यही चीज अगर मैं ऐसे अप्लाई करूं, बोले कैसे? बोले सर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज यहां पर एक मैंने कौन लिया, कौन के सरफेस पे यहां पे प्लस क्यू रख दिया। ये टीवी बहुत परेशान कर रहा है, दूसरा स्टूडियो चेक कर लो, खाली है ना सारे स्टूडियो, तो जो सबसे बढ़िया चल रहा हो ना उसको चालू कर दो, इसी पे लगा दो आप। बहुत मैं तो लगा के 12 बजा देगा यार, ये तो मतलब सुबह के 4 बजा देगा, तो बहुत स्लो चल रहा है, पूरा फ्लो बिगड़ जा रहा है, सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है इसके साथ, ठीक। मैं अगर ऐसा बोलूं, मैंने कहा भाई साहब कि यहां पर मैंने 2 कोण ले लिए ऐसे, ऊपर नीचे 2 कोण रख दिए, ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसके बिल्कुल मिड में ऐसे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि दोनों कोण से कितना फ्लक्स पास करेगा, आप सीधा बोलोगे फ्लक्स थ्रू द बोथ कोण। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप सीधा बोलोगे कितना सर? क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ये इतना पास करेगा भाई साहब, इतना, ठीक। क्यों? बोले सर अगर आप रॉन्ग, कुछ गलत है क्या? 60 क्यों? एक मिनट चेक कर लेता हूं भाई, 60 क्यों करा भाई? अरे 60 नहीं भाई, +2। सॉरी यार, इतना संभाल लिया करो आप। अरे सॉरी यार, मुझे नहीं पता, इतना ध्यान से देख रहे हो आप, ठीक है। मैं देख, जितना इससे फ्लक्स उतना इससे फ्लक्स है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 60 से नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, 60 से होगा, ठीक है। चल खैर आगे बढ़ता हूं। बोले सर यही चीज अगर मैं ऐसा बोलूं, मैंने कहा भाई साहब एक कोण ऊपर एक कोण नीचे, और मैंने ऐसे सिमेट्रिसिटी रख दी है, तो अगर मैं टोटल देख ये वाला सरफेस अगर मैं देखूंगा तो टोटल दोनों कोण से कितना फ्लक्स पास करेगा? बोले Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं फ्लक्स पास करूं, सपोज ऊपर वाले के थ्रू, ऊपर वाले कोण के थ्रू फ्लक्स पूछूं, तो आप सीधा बोलोगे सर इस चार्ज से जितना फ्लक्स पास करेगा आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, सो आंसर विल बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इस प्रकार के सवाल, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल, अब हंस रहा है तू भाई साहब, मैंने वहां पे 60 से गलती कर दी, तू हंस रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल यहां से पूछे जाते हैं, जैसे कि, और देख, बोले सर मान लो ये क्यूब है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब क्यूब है, इसके अपर सरफेस पे मैंने यहां पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक है सर जी, मैंने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, अब मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां पे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर रखने का मतलब हो गया कि चार्ज जो है हमने भाई साहब कहां पे रखा है? भाई साहब एक मिनट होल्ड करो, हमारे पास क्यूब था, बढ़िया सा क्यूब था, बना के दिखाते हैं, ये रहा क्यूब। बोले सर चार्ज हमने इसके यहां पे रख दिया, यहां पर ऊपर, मैंने कहा बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? तो यहां से किससे कितना, पहले तो ये देखो फ्लक्स किससे पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताओ कितना पास करेगा, ये नीचे वाला क्यूब, तो आप बोलोगे सर क्यूब के ऊपर अगर मैं एक और क्यूब रख दूं, तो एक क्यूब ऊपर एक क्यूब नीचे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब वो जो हमने यहां पर चार्ज रखा होगा, दोनों क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आधा ऊपर आधा नीचे, इसका मतलब इससे कितना पास करेगा? Q बाई
टू एप्सिलॉन नॉट। आंसर देते रहो बेटा, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं, बोले सर ये क्यूब पे चार्ज अगर नीचे रखा होता, इस जगह पे रखा होता, तो मैंने कहा तो भी इतना ही होता। क्यों? क्योंकि क्यूब के नीचे फिर मैं एक क्यूब रख देता, एक क्यूब और नीचे रख देता, सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, जैसे ऊपर ऐसे नीचे, आधा फ्लक्स ऊपर आधा फ्लक्स नीचे, इन दोनों क्यूब को जोड़ के आप एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्लियर है? बोले ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोले सर ये इस बार पिछले साल जेईई एडवांस ने भी बहुत आसान सवाल पूछ लिया था, उसने ये एडवांस में पूछ लिया था। उसने पूछा था भैया ये बता दो यहां पर एक चार्ज क्यू रख रखा है। मैंने कहा ठीक है, तो बताओ ऊपर वाले से कितना फ्लक्स पास करेगा? बोले क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और वो सारा का सारा फ्लक्स इस कर्व वाले पोर्शन से बाहर निकल जाएगा, लाइक दिस। सब प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी सर, ऐसे इस प्रकार निकलेगी, इस प्रकार से निकलेगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स थ्रू द कर्व पोर्शन कितना होगा, बोले क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि नीचे एक और क्यूब रख देता तो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, जिसमें से आधा ऊपर आधा नीचे, और जो आधा ऊपर गया है वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट जाएगा, जो कि इसके कर्व सरफेस से तो पास करेगा ही करेगा। अगर आप किसी चार्ज को किसी सरफेस पर रख देते हैं, किसी सरफेस एरिया पर रख देंगे, तो इन दैट केस उस सरफेस एरिया से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये एक डिस्क है, मैंने इसके ऊपर यहीं पे चार्ज रख दिया, यहीं पर इस जगह पे रख दिया, थिकनेस इसकी बहुत स्मॉल है और चार्ज उसको वहीं पर रख दिया है, तो इन दैट केस आप बोलोगे चार्ज की वजह से उस एरिया पे जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आर पार होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आए घुसे और बाहर निकले, ये होना बहुत जरूरी है। इसी तर्ज पर आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल होंगे, ध्यान से देखना। पहला सवाल, बोले सर ये क्यूब है। मैंने कहा हाँ भाई साहब क्यूब है, काफी बच्चों को आंसर ही रट गए होते हैं। बोले मान लो इसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर हमने यहां पर चार्ज रख दिया, क्यूब के सेंटर पर। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लक्स थ्रू द क्यूब? तो बोलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, क्यूब के अंदर इनसाइड चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन विल बी द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मैं आपसे पूछूं, नहीं मुझे बता फ्लक्स थ्रू द फेस, वन फेस। वन फेस का मतलब ये हो गया, बोले सर इसके थ्रू बता दो कितना फ्लक्स पास करेगा इसके थ्रू। तो अगर आपने इसको सेंटर पे रख रखा है तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन है। मतलब अगर ये कमरा, मैं ऐसा बोलूं ये कमरा है, कमरे के सेंटर पे मैं खड़ा हो जाऊं यहां पर, तो एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार पीछे है, एक दीवार इधर है, एक दीवार ऊपर है, एक दीवार नीचे है। ये चारों छह की छह दीवारें जो हैं, ये छह की छह दीवारें इक्वल डिस्टेंस दूरी पर है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, तो टोटल फ्लक्स पास करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम ऑल द दीवार। और एक दीवार से अगर मैं पूछूंगा तो सीधा बोल देगा सर एक दीवार से पास करेगा कितना? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार के छोटे सवाल, अब ये सवाल इतने ज्यादा स्टैंडर्ड है कि बच्चा इनको रटी लेता है। बोले क्यूब के सेंटर पर रख दिया, क्यूब से कितना पास करेगा? मैंने कहा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोले एक फेस से कितना पास करेगा? मैंने कहा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कभी यही सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। कैसे? बोले कह देगा भाई साहब ये एक स्क्वायर है और यहां पर ये एचसीबी में शायद आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। बोले एक चार्ज क्यू को यहां रख दिया और ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये डिस्टेंस सपोज l/2 है और इसकी लेंथ है l और ये है आपका स्क्वायर। बोले बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा इस एरिया के थ्रू? अगर ये हमने सेंटर से बिल्कुल मिड से ऊपर रख रखा है l/2 डिस्टेंस दूरी पर, तो सीधा बोलेगा सर आंसर विल बी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। मैंने कहा क्यों क्यू बाई 6 एप्सिलॉन? बोले सर ये सवाल बेसिकली यही है, ये वाला। बोले सर ये वाला सवाल कैसे है? मैंने कहा ध्यान से देखो, हाँ बोले ध्यान से देखो। बोले सर अगर मैं बाकी चीजें मिटा दूं, अगर मैं बाकी चीजें मिटा दूं, बोले बाकी चीजें मतलब कौन सी? मैंने कहा गुस्सा नहीं, ठीक है, बाकी चीज अगर मैं मिटा दूं, मैं इन सबको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये केस हमारा वही तो हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही केस तो हो गया, ये देखो वही केस हो गया, ये देखो, ये देखो, ये वही केस हो गया। ठीक, अगर मैं इसमें पूछूं, मैंने कहा अगर आप इस बात पे फोकस करो कि नीचे वाला एरिया, मैं यहां से दिखा देता हूं, जो नीचे वाला एरिया है वो सपोज मैं यहां से दिखा देता हूं, ये वाला नीचे वाला एरिया अगर दिखाऊं तो ये तो चार्जेस सेंटर से कितना ऊपर है? तू कहेगा सर ये चार्ज जो है सेंटर से l/2 ऊपर है। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग हंस रहे हैं, नालायकों, मेरे को गुस्सा आ रही है कह रहा टीवी टूटने वाला है। देख मेरी कोई गलती नहीं है इस चीज में, इसके बाद अगर मैं गुस्सा करता हूं तो मेरा पेशेंस लेवल है, मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। मगर ये ससुरा साथ नहीं दे रहा, तू साथ दे रहा, मगर ये इसको मैं आज फॉर्मेट भरवाऊंगा,
क्लास खत्म होने के बाद इसको निपटाऊंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। तो तू तो समझ रहा है ना बात को, तू हंस मत, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये वाले सवाल में जो चार्ज है वो सेंटर से L/2 डिस्टेंस दूरी पर है। क्यूब का सेंटर जो भी होगा, ठीक है, वो एक बेस से L/2 डिस्टेंस दूरी पर होगा। तो अगर मैं ये सारी दीवारें हटा दूं तो सवाल तो यही बन गया, यही वाला, ये वाला, ठीक है, सवाल तो यही बन गया। बोले ये कैसे बन गया? मैंने कहा ये सवाल ऐसा बन गया, अगर मैं इसको पूरा पूरा बढ़ा देता हूं ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्यूब तो बन ही जाएगा ना इसके मतलब। तो ये सवाल वही है, बस क्यूब का बेस रखा, ऊपर वाला सारा उड़ा दिया, ठीक। तो आपको ये चीज पहचाननी पड़ेगी। तो यहां पर फ्लक्स कितना आ जाएगा? बोले Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बोले अगले ही केस में अगर मैं ऐसा बोलूं, बोले नेक्स्ट केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि चार्ज को मैंने किसी कोने पे रख दिया, ठीक है, चार्ज को किसी कोने पे रख दिया, ध्यान से वो भी देख ले यार, उसको भी खत्म कर ही देते हैं अभी, फिर सुकून से गॉस लॉ पढ़ेंगे। बोले क्या? मैंने कहा भैया सपोज, कुछ बच्चे मजे ले रहे, कह रहा लग रहा बट टूटने ही वाला है टीवी, ठीक है। ये ले, इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, 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 ठीक है। चार्ज को मैंने भाई साहब यहां पे रख दिया, इस जगह पर, इस जगह पे मैंने चार्ज को रख दिया, ठीक है, कोने पे रख दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सबको आंसर हटा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई साहब। बोले चार्ज को अगर कोने पे रख दिया, कोने पे रखने का मतलब हो गया ये क्यूब है, मैंने चार्ज को इस कोने पे रख दिया। तो अगर तू विजुअलाइज कर पाए तो ध्यान से देख, ऐसा ही अगर मैं एक क्यूब यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, अगर मैंने 3 क्यूब और रख दिए तो 4 क्यूब हो जाएंगे, और ये चार्ज आधा ढक जाएगा, और 4 और अगर ऊपर रख दूंगा तो टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे, और ये चार्ज पूरा का पूरा ढक जाएगा। उन 8 के 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स पास करेगा कितना? सर Q/ε0, तो एक क्यूब से पास करेगा Q/8 ε0। क्लियर है? ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा अभी क्योंकि टीवी बहुत टाइम ले रहा है, वरना अननेसेसरी हमारा टाइम और जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर एक चार्ज रख दिया मैंने इस जगह पर, ठीक, इस जगह पे चार्ज रख दिया, मैं एक क्यूब मैं यहां पे रख दूं, एक क्यूब मैं यहां पे रख दूं, एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, एक इसके बगल में यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, और ये जो चार्ज है ये आधा ढक जाएगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन अभी भी बाकी रहेगा, और 4 और ऊपर रख दूं, तो 4 क्यूब ऊपर 4 क्यूब नीचे, टोटल 8 क्यूब में ये चार्ज बिल्कुल ढक जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो आएगा 8 के 8 क्यूब से वो Q/ε0 आएगा, एक क्यूब से सॉरी 8 के 8 से Q/ε0 आएगा, तो एक क्यूब से Q/8 ε0 आएगा। लेकिन ये जो भी फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स इन तीनों से 0 पास करेगा। बोले कौन से 3 हो गए? मैंने कहा ये 3, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक एरिया ले लेता हूं ये वाला, एक एरिया ले लेता हूं ये वाला, और एक एरिया ले लेता हूं मैं अंदर वाला, एक ले लेता हूं ये वाला, और एक ले लेता हूं मेरे भाई कौन सा वाला? अंदर वाला, ये वाला, इन तीनों से फ्लक्स 0 हो जाएगा। देख तू ऐसे समझ, चार्ज को अगर मैंने यहां रख दिया ना इस जगह पर, तो यहां चार्ज रखने का मतलब हो गया इससे फ्लक्स, इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स, वो 0 हो जाएगा। बोले क्यों 0 होगा? बोले चार्ज को यहां रखने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुझे ऐसी नहीं मिलेगी जो चार्ज से निकली हो और इस एरिया के अंदर घुस के बाहर निकली हो, या इस एरिया के अंदर निकल के घुस के बाहर निकली हो, या इस एरिया के अंदर निकल के बाहर निकली हो। तो इन सबके थ्रू, इन 3 के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? इन 3 के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा क्या? 0। किसके थ्रू? इसके थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू, 3 के थ्रू। लेकिन 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 यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो तुझे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक, या ये वाला जो एरिया है इधर वाला जो तुझे इधर दिखाई दे रहा है, या इसके बाद एक और बच गया, कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? कौन? ये बेस वाला, या ये वाला जो एरिया बेस वाला, ये वाला, इनके थ्रू फ्लक्स तो आएगा आएगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, समझ मारी? ये नीचे वाला, इससे तो फ्लक्स आएगा। बोलो कैसे फ्लक्स आएगा? मैंने कहा ऐसे फ्लक्स आएगा, देख ऐसे ऐसे, यहां से जो लाइन आएगी यहां घुस के ऐसे बाहर निकल रही होगी, लाइक दिस। इससे जो लाइन आ रही होगी वो ऐसे अंदर घुस के यहां से बाहर निकल रही होगी, और ये सामने वाला ऐसे बाहर आ रहा होगा। बेसिकली आप ऐसे समझो, इसको मिटाता हूं मैं, लाइन ऐसे जा रही होगी, इधर से घुस के ऐसे बाहर निकल रही होगी, ठीक। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर मिटा दूं तो योर डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई और यहां से ऐसे निकल गई बाहर, ठीक। उसी प्रकार से ऑनलाइन आएंगी तेरी, उसी प्रकार से यहां से ऑनलाइन आएंगी जो ऐसे आएंगी और ऐसे बाहर निकल जाएंगी, इस प्रकार से। ये ले, ऐसे बाहर निकल जाएंगी।
बात समझ मारी? ऐसे बहुत सारी। तो इसका मतलब इससे भी फ्लक्स आएगा, सिमिलरली इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। सर टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स था? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, जो इन 3 वाले पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी 3 में 0 है। तो इसका मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसके थ्रू फ्लक्स बताओ या इसके थ्रू फ्लक्स बताओ या सामने वाले के थ्रू फ्लक्स बताओ, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो ये पूरा फ्लक्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये अक्सर याद रखने वाली चीजें हैं, प्लीज इसमें दिमाग मत लगाना, चाहो तो डायरेक्टली याद कर लेना। जैसे कि मैं ये रहा बॉक्स, मैं बॉक्स से ही समझा देता हूं, एक बार और रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। ये क्यूब है, चार्ज को यहां सेंटर पे इस जगह रख दिया, पूरे क्यूब से फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, सब मैंने यहां पे रख दिया, इस जगह पे रख दिया, पूरे क्यूब से फ्लक्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, इससे फ्लक्स, चार्ज को यहां रखा हुआ है, इससे फ्लक्स 0, चार्ज को यहां रखा है, इससे फ्लक्स 0, चार्ज को यहां रखा हुआ है, इससे फ्लक्स 0। वो तीनों फेस जो इससे कनेक्टेड है उनसे फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है सर, सर चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इससे फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट, इससे फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इससे फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना डेटा है और ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड सवाल है, आप इसको एज इट इज याद कर सकते हो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे एक सवाल ये करके बताना जरा, कि मैं आपसे बोलूं यहां पर सपोज हो गया चालू, कितनी देर में ये वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा? एकदम वो लिंक डिस्टर्ब तो नहीं होगा? लिंक कुछ नहीं होगा? चलो बस ये सवाल करा दूं मैं, बस तू मुझे बता दे, अगर मैं ऐसा बोलूं ये डिस्क है, इसकी रेडियस R है, अब आपको पीपीटी भी तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा पहले मैं पढ़ा दूं, उसके बाद देख लेंगे इसको, है ना? हाँ मैं पढ़ा दूं, पहले उसको पढ़ा दूंगा तो थोड़ी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, फिर उसके बाद लौट के वापस यहीं आ जाएंगे। ठीक है, बोला ठीक है, मान ले डिस्क है और मैंने यहां पर एक हेमिस्फीयर मान लिया, मैंने एक पॉइंट चार्ज को यहां पे रख दिया, जरा बताना इसके थ्रू कितना पास करेगा फ्लक्स? बताओ जरा, आप समझ गए सवाल क्या है? सवाल ये है भाई, ये सवाल है, ये हेमिस्फीयर है, चार्ज को मैंने जस्ट यहां पे रख दिया, फ्लक्स बताओ कितना होगा, कितना पास करेगा? चार्ज को जस्ट यहां पे रखा हुआ है, जस्ट यहां पर, इस जगह पर, प्लीज आंसर। तुम्हें मजा आ रहा है, तुम कह रहे टीवी को फोड़ दो, बोलो। सर एज पे रख दिया तो बहुत ही बढ़िया, मैं ये देख कितना तेज है भाई, मैं सोच रहा था एज वाला छोड़ देता हूं, ठीक है लेकिन सुन दे, अगर एज पे रखेगा यहां पर, अगर तूने एज पे रखा, कितना तेज है भाई, मैं सोचा छोड़ देता हूं, ठीक है छोड़ने नहीं देगा तो मुझे पता है, कोई बात नहीं। देख अगर तूने एज पे यहां पे रख दिया चार्ज को, तो जैसे एक क्यूब यहां पर है, एक क्यूब और यहां पर रख दे, एक ऊपर रख दे, एक ऊपर रख दे, तो 1 2 3 4, चार्ज बिल्कुल एकदम उस पर आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एक क्यूब से कितना पास करेगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। जैसे आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, बॉडी सेंटर, फेट सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, वही सेम कंसेप्ट तेरा यहां पर है। तो यहां अगर मैं बोलूंगा, बोले सर अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूं, तो सवाल हमारा ये है सर, ये प्लस क्यू है सर, ये वाली डिस्टेंस R है और ये वाली डिस्टेंस भी सर R है। ठीक, बोले ठीक है सर जी। बोले सर देख लो सर अगर आपने इसको अगर आपने हेमिस्फीयर मान लिया सपोज, तो ऐसा ही तो है सवाल, हेमिस्फीयर मान लिया तो सर वही सवाल तो हो गया डिस्क वाला फिर से। बोले इन दैट केस सर यहां पे क्या होता भाई, ये एंगल 45 डिग्री होता, फ्लक्स कितना पास करता सर? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 डिग्री, 1 माइनस 1/√2। और ये सवाल भी एडवांस का आया हुआ है, मैं तेरे को दिखा देता हूं एडवांस में कहां आया था। ये सवाल देख ले, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए, यहां पर आया था, तो देख यहां पर अभी, ये देख अगर दिख जाए अभी तो देख, अब दिख जा भाई, दिख जा, एक ये देख ले, ये सवाल वो सेव हो गया जेईई एडवांस का 24 का, सिंपल वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने देखा था करके। ठीक, बड़ी आसानी के साथ अब आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल को करने में। ठीक है, उसी प्रकार से ये रहा देख सवाल, ये रहा सवाल, उसने हेमिस्फीयर में चार्ज क्यू को यहां रख दिया। ये सवाल जेईई एडवांस 2017 का सवाल है। पहला सवाल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सर्फेस इक्विपोटेंशियल, हमने पढ़ा नहीं है पोटेंशियल, लेकिन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप इस चीज को बड़ी इजीली विजुअलाइज करोगे कि सर अगर सपोज ये एक रिंग है और मैं पॉइंट चार्ज रख दूं इस जगह पर, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस रिंग का हर बिंदु
बराबर बराबर डिस्टेंस दूरी पर है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू बटे स्मॉल आर। अगर आर डिस्टेंस सेम है तो हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल में पढ़ा नहीं है इसका मतलब, लेकिन फॉर्मूला भी अगर मैं बता दूं तो भी आप कर लोगे। दूसरा जो हमने अभी ताजा ताजा देखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। सर देखो ये पूरा बाहर है, तो सर इससे नेट फ्लक्स कितना पास करेगा? मतलब नेट फ्लक्स तो 0 पास करेगा क्योंकि चार्ज बाहर है। अब जो भी फ्लक्स इससे कर्व से पास करेगा वो सारा का सारा इससे क्रॉस करेगा। बोले इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? मैंने कहा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। तो इसने यही बोला है, तो सर कर्व से कितना करेगा? बोले इतना ही करेगा, बस माइनस लगा दो आप, क्योंकि कर्व के लिए सर ये आने वाला फ्लक्स हो गया, इसके लिए जाने वाला फ्लक्स हो गया, तो वही आंसर हो गया। देख मैच कर गया बड़े आराम से। पहला ए सही है इसलिए सी गलत है, और बाकी चीज आप उसके बाद खेल सकते हो। सिंपल सवाल एडवांस का, और देख ले 2017 का सवाल है, ऐसा भी नहीं 20 साल पुराना है, अभी ताजा ताजा सवाल है। समझ मारी बात? तो मैं एक काम करता हूं, मैं भी स्टूडियो चेंज करता हूं भैया, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे स्टूडियो में जा रहा हूं, ठीक है, यहीं से स्विच होकर मैं उधर पहुंच रहा हूं, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ में हम लोगों ने देखा था कि सर नेट फ्लक्स थ्रू एन एरिया बराबर आया था। बोले कितना आया था? सर स्टेटमेंट वाइज हम लिखा करते थे E डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट बोले नेट फ्लक्स बराबर होता है किसी गॉसियन सरफेस के थ्रू सर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पहला पार्ट। इस पे हम लोगों ने पिछले 45 मिनट 30 मिनट से सारे एक एक सवाल जितने ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में करते थे वो डिस्कस कर दिए। सर एक दूसरा होता है इसी में, अगर मैं केवल इतने में फोकस करूं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए ये बराबर होता है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां से सर यहां से अगर कहीं कहीं मैथमेटिक्स ने हमको सपोर्ट किया तो हम लोग इसकी मदद से कहीं कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सब जगह नहीं निकाल सकते, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। गॉस लॉ कभी इस बात की गारंटी नहीं देता कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि ई डॉट डी ए वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस E2 DA2 cos थीटा 2 प्लस E3 D3 cos थीटा, ठीक है। ये इनफाइनाइट टर्म्स है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनको सॉल्व कर पाना, अगर मैथ्स ने सपोर्ट किया तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अगर मैथ्स ने सपोर्ट नहीं किया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई हमसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए हम इसमें केवल वही सेलेक्टेड चीजें यहां पर पढ़ते हैं जहां पर हम लोग जो है यहां पर गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, गॉस लॉ से गारंटी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे, पॉसिबिलिटी है कि शायद आप निकाल पाओगे, निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते, ठीक है सर। जहां जहां निकाल सकते हैं वहां वहां आपसे पूछेगा, जहां जहां नहीं निकाल सकते तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर। बोले कहां कहां निकाल सकते हैं? मैंने कहा वहां वहां निकाल सकते हैं जहां ये टर्म हम सॉल्व कर पाए। E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस E2 DA2 cos थीटा 2 प्लस E3 DA3 cos थीटा 3, मतलब अगर मैं सही स्टेटमेंट लिखूं गॉस लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट, सो सर ये होगा सर नेट फ्लक्स थ्रू दैन गॉसियन सरफेस दैट विल बी इक्वल टू सर E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस E2 DA2 cos थीटा 2 प्लस E3 DA3 cos थीटा 3। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल, जो कि यहां तक गॉस लॉ नहीं है, इसके बाद गॉस लॉ आता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कहीं हम सॉल्व कर पाए तो हम जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बोले सर ठीक है सर सॉल्व कर पाएगा मतलब थीटा 1 थीटा 2 E1 E2 E3। अब ये सॉल्व कब कर सकते हैं? बोले या तो जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है, या तो ये सारे जीरो हो जाएं या फिर 90 हो जाए। जीरो हो गए तो भी हमें पीछा छूट जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, 90 हो गए तो भी पीछा छूट जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है E1 E2 E3 E4 ये सब या फिर सेम हो जाए, सेम हो गए तो कॉमन निकल के बाहर आ सकता है, तब तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वरना हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो सर ये गॉस लॉ सर है, ये बात समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो लेकिन इसका वेरिफिकेशन तो हम लोग कर सकते हैं। तो आओ एक बार इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ वेरीफाई करके देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सपोज मैंने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया,
ठीक है सर जी, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। मैं प्लस क्यू चार्ज की बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं आर डिस्टेंस दूरी पर, जो कि हमें पता क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने फिर एक काम किया कि हमने यहां पर कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का हमने यहां पर एक गॉसियन सरफेस पकड़ लिया, बिल्कुल लाइक दिस, ऐसा स्फेरिकल, ऐसा गॉसियन सरफेस पकड़ा जिसके सेंटर पर ये क्यू रहे। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई उटपटांग गॉसियन सरफेस पकड़ोगे तो फिर फंस जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे सवाल को। इसलिए गॉसियन सरफेस को बहुत ही समझदारी के साथ आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक, बोले ठीक है सर, अगर मैं ऐसा गॉसियन सरफेस पकड़ूं, अब मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा इस प्लस क्यू चार्ज की बेस से बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आप बोलोगे सर इधर होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आप बोलोगे सर इधर होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आप बोलोगे सर इधर होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आप बोलोगे इधर होगी। वहां पर उधर होगी, यहां पर इधर होगी, यहां पर इधर होगी, यहां पर इधर होगी। मैंने यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया है। सपोज मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया पकड़ लूं, मैं बोलूं बता एरिया वेक्टर किधर होगा? बोले एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि मैं बराबर बराबर डिस्टेंस दूरी पर गया हूं। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां भी ई होगी, यहां भी ई होगी, सब जगह पर ई होगी, क्योंकि चार्ज से आप बराबर बराबर दूरी पर गए हो। यहां पे एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, एरिया वेक्टर भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। इसका मतलब यहां भी थीटा जीरो और यहां भी थीटा जीरो। सर यहां का एरिया वेक्टर भी इस तरफ हो जाएगा, सर यहां भी थीटा जीरो। इसका मतलब इन सारे जगह पर, इन सारे जगह पर हमारे साथ दो हेल्प मिल गई। सबसे पहली हेल्प, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई, E1 E2 E3 E4 सब जगह सेम हो गई है। और दूसरी हेल्प, थीटा सब जगह जीरो हो गया है। तो जब मैं इस सरफेस के लिए गॉसियन स्टेटमेंट लिखूंगा तो आप सीधा बोलोगे नेट फ्लक्स बराबर सर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ओपन करोगे तो ये स्टेटमेंट आएगा, जो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला, E1 DA1 cos थीटा 1 प्लस C2 DA2 cos थीटा 2 प्लस C3 DA3, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। थीटा सब जगह आपके जीरो हो गए, तो cos 0 cos 0 cos 0 सब जगह बन गया। और यहां पर E1 E2 E3 सब सेम हो गए, तो E कॉमन निकल के बाहर आ गया। तो इन दैट केस जब E कॉमन निकल के बाहर आ गया तो आप यहां बोल सकते हो सर E तो कॉमन निकल के बाहर आ गया, अंदर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ DA दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट E। सर डीए का इंटीग्रेशन मतलब गॉसियन सरफेस का जितना भी टोटल सरफेस एरिया है वो ले लो, जो कि हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप आर डिस्टेंस दूरी पे बात कर रहे हो दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही है के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो हमने यहां से इसको वेरीफाई कर लिया कि हमारा गॉस लॉ सही है, कुछ गलत नहीं है। तो अब इस गॉस लॉ पे बेस को डेरिवेशंस होते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट शीट की बेस से भी आप डिराइव कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइन वायर की बेस से भी आप डिराइव कर सकते हो। बस आपको गॉसियन सरफेस थोड़ा सा समझदारी से मानना पड़ेगा। अगर आप इनफाइनाइट वायर की बेस से, सपोज इनफाइनाइट वायर की बेस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो गॉसियन सरफेस आपको सिलेंड्रिकल एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप सपोज इनफाइनाइट शीट की वजह से निकालना चाहते हो तो गॉसियन सरफेस या तो ऐसे सिलेंड्रिकल पकड़ लो या फिर आप उसको जो क्यूबॉइड भी पकड़ सकते हो। लेकिन इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट शीट, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो काम का नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ऑलरेडी आपको याद हो गए। क्या इनफाइनाइट वायर की बेस होता है 2k लैम्डा बाई आर और इनफाइनाइट शीट की बेस होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कराता हूं आपको वो वाला पार्ट जो गॉस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी, जो कि है सर सपोज यहां पर मैं आपसे कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जिस पे चार्ज क्यू है, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी डेंसिटी रो है। हमारी सॉलिड स्फीयर है। मन का ठीक है भाई साहब सॉलिड स्फीयर, बोले सर सॉलिड स्फीयर है, ये रहा हमारा सॉलिड स्फीयर। ठीक है सर जी, इसके अंदर चार्ज भरा पड़ा है, सॉलिड स्फीयर है, होलो नहीं है। होलो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे, चल पहले होलो कर लेते हैं, होलो आसान जल्दी हो जाता है। आ जाओ होलो देख लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। ये ले, ये होलो है, ये लो होलो स्फीयर। होलो स्पेयर का मतलब वो जो स्पेयर में लिए घूम रहा था दूसरे स्टूडियो में, ठीक है, मैं उसको लेके आ जाता हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी भैया, अभी होल्ड करो। आगे भैया, आगे 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 आगे, ये आगे।
ठीक। होलो शेल का मतलब हो गया सर ये शेल है, इसके अंदर पूरा खाली है, खोखला है, दिस इज कॉल्ड होलो शेल, ये वाला। ठीक है, मतलब आप इसमें चार्ज को आपने किसी ऐसे सरफेस पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, क्यू चार्ज को 4 पाई आर स्क्वायर के सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद बोले हमें चाहिए अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नो ब्रेक, पानी पी लो। हाँ यार, पानी की जगह कॉफी पी लेता हूं मैं। चला जाओ, शुरू करते हैं। ठीक, बोले ठीक है सर, इसका मतलब इसमें चार्ज ना कुछ ऐसे है, अंदर चार्ज नहीं है, सारा का सारा सरफेस पे है। तो पहला सर इनसाइड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वैसे आपको पता है सब कुछ जीरो होगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। बोले सर इनसाइड अगर आप किसी ए पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो हम लोग सिमेट्रिकली इस प्रकार का गॉसियन सरफेस पकड़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप सीधा बोलोगे इनसाइड का मतलब आर लेस देन आर के लिए स्टेटमेंट जाएगा सर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर मजे की बात यह है सर हर केस में, इस केस में भी आप जैसे कि देख पा रहे हो, बोले सर अंदर चार्ज यहां पे जीरो हो चुका है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, तो क्यू साइड वाला पार्ट जीरो हो गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जीरो हो गया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जीरो है तो इस बात के दो मतलब निकलते हैं। अगर कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर जीरो है तो इस बात के दो मतलब निकलते हैं। पहली बात, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो भी ये टर्म जीरो हो जाएगा, या फिर दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि थीटा भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद भी ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। इस केस में एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो। यहां पर थीटा 90 वाला केस नहीं होगा, क्योंकि अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री अगर आप ले लिए, इसका मतलब यह हुआ कि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस तरफ आ जाएगी, इस छोटे से टुकड़े का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आ जाएगी, इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर इधर है, सॉरी एरिया वेक्टर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगी। मतलब थीटा अगर आपने 90 डिग्री देख लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप बना लेगी, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर हो जाएगा। जबकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर होती है। इसलिए यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो एक ही केस है, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो, इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे भाई, जीरो होती है। पहला, बोले ठीक है सर। बोले अगर दूसरा मैं आपसे बात करूं कि आउटसाइड बताओ सर, आउटसाइड क्या होगा। मैंने कहा आउटसाइड अगर अपन देखें, ठीक है सर जी, ये रहा गोला, इस गोले पे चार्ज हमने दे रखा है प्लस क्यू। इस गोले पे चार्ज मैंने प्लस क्यू दे रखा है, हमको चाहिए भाई इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, उस जगह पर आर डिस्टेंस दूरी पर। ये ले भाई साहब, ये डिस्टेंस मैंने आर दे दी है। बोले सर जी आर डिस्टेंस दूरी पर इस जगह पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस पकड़ लिया कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का गॉसियन सरफेस पकड़ लिया, ये लो इस प्रकार का। ठीक है सर जी, क्योंकि आप बराबर बराबर डिस्टेंस दूरी पे जा रहे हो, सेम स्टेटमेंट फिर से लिखूंगा यहां पर। बोले सर ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ई कॉमन निकाल के सेम आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, सब जगह पर ई का मैग्नीट्यूड सेम है, और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्यू इनसाइड। सर टोटल चार्ज कितना है, मैंने कहा क्यू है, बटे एप्सिलॉन नॉट। सर ई इंटू डी ए मेरे भाई हो जाएगा यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए का इंटीग्रेशन मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर निकाल के दे देगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, विच इज बेसिकली के क्यू बाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन के भाड़ में, यहां केवल रिजल्ट याद रखो। बोले क्या रिजल्ट है यहां पर, मैंने कहा यहां रिजल्ट ये है भैया, ये अगर कोई शेल है ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा रिजल्ट आ रहा है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी भाई साहब, ये होलो है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। बस केवल इतना पढ़ना है, क्लियर है। और अगर मैं बोलूं कि भाई साहब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, आप सीधी बात बोलोगे सर ई वर्सेस आर का जो ग्राफ होगा, सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई कहेगा भैया अंदर और बाहर आर के हिसाब से ग्राफ बता दो। बोले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार से होता है। सेम केस तेरा कंडक्टर के लिए चला जाएगा। तो जिन लोगों ने कंडक्टर पढ़ा है
वो जानते हैं कि अगर सपोज सॉलिड स्फीयर है, उसको जितना भी चार्ज दोगे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, सो दैट विल बिहेव लाइक ए होलो शेल। चाहे आप इसको होलो स्फीयर बोलो, चाहे आप इसको शेल बोलो, चाहे आप इसको कंडक्टर बोलो, इन सबका एक ही मतलब है। इन सबकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² हो जाएगी। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद फिर अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बोले सर सॉलिड स्फीयर का मतलब, मैंने कहा आप चार्ज को अंदर तक भर दिया, चार्ज Q है, रेडियस R है, सपोर्ट डेंसिटी ρ है। अगर डेंसिटी की जरूरत पड़ी तो आप लिख सकते हो Q/4/3 πRQ, चार्ज बटे वॉल्यूम। इसी को अगर मैं इसके अंदर चार्ज भर दूं, टोटल चार्ज पार्टिकल मैंने ऐसे भर रखे, यूनिफॉर्म भर रखे, ठीक, यूनिफॉर्म भर रखे, हर जगह रो तुम्हारा सेम है, तो आप सीधी बात बोलोगे सर इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर का मतलब स्फीयर अब आपका पूरा सॉलिड हो चुका है। इसका मतलब अब कहानी कुछ ऐसी हो गई है, इसके अंदर हम क्या भर सकते हैं मेरे भाई, चार्ज भर सकते हैं ऐसे। ये ले, ये सॉलिड ऐसे भर दिया मैंने। क्लियर है? ठीक है सर। बोले अब अगर मैं इसमें पूछूं सबसे पहला, ठीक है सर, सर टोटल चार्ज कितना है? मैंने कहा भाई टोटल चार्ज तो है Q और रेडियस है भाई साहब R। ठीक है, ठीक है सर। बोले सर सबसे पहले मैं बात करता हूं आउटसाइड की। सर आउटसाइड का मतलब R ग्रेटर देन R के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैंने कहा R ग्रेटर देन R के लिए हम इस केस के लिए R ग्रेटर देन R के लिए काम करेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉसियन सरफेस बिल्कुल पकड़ लूंगा ऐसा स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पकड़ोगे तभी आपको थीटा हर जगह 0 मिलेगा। आपने कुछ और पकड़ लिया, इसका मतलब मैथमेटिक्स फंस जाएगी, अलग अलग जगह थीटा अलग अलग आ जाएगा। ठीक, ठीक है सर जी। तो इन दैट केस बोले ठीक है सर जी, हर जगह पर अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो बोले कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो। अगर आपको इस जगह पर आप बात करना चाहते हो इस जगह पर, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी सर इस तरफ E, ये R डिस्टेंस है यहां से, एरिया वेक्टर सपोज हो जाएगा आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है, E भी आ गए, DA भी आ गए। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां पूछूं सर थीटा यहां पर क्या हो गया 0, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर उधर। एरिया वेक्टर किस पे निकाल रहे हैं? गॉसियन सरफेस पे। ये गॉसियन सरफेस है, ये मैंने गॉसियन सरफेस पकड़ा है, गॉसियन सरफेस उधर है। ठीक, तो इस छोटे से टुकड़े पे एरिया वेक्टर उधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर हो जाएगी, मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर स्टेटमेंट जाएगा E.dA बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो E कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिसिटी की वजह से आप बोल सकते हो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सर इंटीग्रेशन ऑफ dA बिकम 4πr², दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। बोले Q इनसाइड कितना है? Q इनसाइड कौन सा चार्ज लेते हैं? Q इनसाइड लेते हैं अंदर वाला चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, और पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है Q। आप सीधा बोलोगे E बराबर निकल के आ जाएगा Q/4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, विच इज बेसिकली KQ/R²। ठीक, तो अगेन आपको बहुत आसान फॉर्मूला देखने के लिए मिला। बोले कौन सा फॉर्मूला देखने के मिला? कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। होलो शेल था तो भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², पॉइंट चार्ज होता है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस दूरी पर KQ/R², सॉलिड स्फीयर है तो भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। इन ऑल द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² ही देखने को मिल रही है। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर। मैंने कहा अगर मैं इसमें दूसरा पार्ट पूछूं, बोले सर इनसाइड बताओ, R लेस देन R के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैंने कहा आ जाओ भैया इनसाइड भी निकाल लेते हैं। बोले इनसाइड के लिए, बोले सर ये रहा हमारा सरफेस एरिया, सॉरी ये रहा हमारा सॉलिड स्फीयर, ये लो। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। हमको चाहिए, ये था सेंटर O, हमको चाहिए इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के अंदर के किसी पॉइंट पर। मैंने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बोले हम एक काम करेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार का गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे लाइक दिस। ठीक, ठीक है सर। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा अगेन फिर से E.dA, ठीक,
पूरी कहानी फिर से वही है, ई सब जगह सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, थीटा सब जगह 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मैं तुमसे पूछूं क्यू इनसाइड कौन सा चार्ज होगा? सर ये जो गॉसियन सरफेस आपने पकड़ा ना, इसके अंदर वाला चार्ज। मैंने कहा अंदर वाला चार्ज कौन सा? बोले सर ये सफेद वाला चार्ज, ये वाला जो सफेद वाला चार्ज है ये हमको चाहिए, ये अंदर वाला चार्ज चाहिए। मैंने कहा ये अंदर वाला चार्ज कैसे निकालें? बोले सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है? मैंने कहा स्मॉल आर है, तो चाहो तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो। बोले सर 4/3 पाई आर क्यू टोटल वॉल्यूम में आपने चार्ज क्यू इकट्ठा कर रखा है, तो सर ये सफेद वाला वॉल्यूम कितना हो गया? मैंने कहा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। बोले इसमें कितना चार्ज होगा? मैंने कहा क्यू बटे 4/3 कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। काटा पीटी करोगे तो आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो, ई इंटू 4πr² बराबर सर ये आ जाएगा 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बटे आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया सर क्यू आर बटे 4 पाई, चेक कर ले भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ये बढ़िया रिजल्ट निकल के आ गया, ई बराबर आ गया क्यू आर के क्यू। ये देख के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द के। आप सीधी बात बोलोगे सर यहां से रिजल्ट निकल के आ गया सर के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यू। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि फॉर्मूला बहुत ही खराब है, अच्छा फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसका रो के टर्म में लिख दूं, रो के टर्म में मतलब क्यू की वैल्यू में रो के टर्म में पुट कर दूं, तो ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा बन जाता है, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। बोले सर ये कैसे आया? मैंने कहा ये ऐसे आया, मैं लिख देता हूं यहां पर, सॉलिड स्फीयर में अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, आर लेस देन आर के लिए, तो हमने देखा E डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट आना था। मैंने कहा हाँ भाई साहब इतना ही आना था। तो बोले सर कहानी ये है, ये सॉलिड स्फीयर था, ठीक है सर, हमें इसके अंदर चाहिए था, इसके अंदर मुझे यहां पे चाहिए था, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, इस जगह पर। मैंने कहा ठीक है, तो हमको चाहिए था सर ये वाला सफेद वाला चार्ज, ये सफेद वाला चार्ज हमको चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, तो क्यों ना रो के टर्म में इसको लिखें। बोले रो के टर्म में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा ई डॉट डी ए बराबर सर क्यू इनसाइड क्या होगा? बोले ये सफेद वाला चार्ज, तो सफेद वाले चार्ज को क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं सर डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, जो कि है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म है तो भाई लिख सकते हो चार्ज बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फायदा ये होगा 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल चला गया, एक आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल के आ जाएगा रो आर वेक्टर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्या है? बोले इंपॉर्टेंट ये है कि सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप वेक्टर वाइज लिखना चाहो तो रो आर वेक्टर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जिस तरफ आर वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी। अगर मैं आपसे बोलूं, बोले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैंने कहा इधर होगी, बोले यहां बताओ, इधर होगी, यहां 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 इधर, ऐसे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखने के लिए मिल रही है, आउटवर्ड। ठीक, तो यहां से एक फॉर्मूला तो मेरे भाई ये है, और एक फॉर्मूला हमारा ये है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, इससे बहुत काम हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे काम। समझ मारिए, इस फॉर्मूले से बहुत सारे काम हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे। बोले सर इसमें ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, बोले भैया ई वर्सेस आर का ग्राफ बता दो कितना होगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ। मैंने कहा ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर आप जानना चाहते हो, ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर आप जानना चाहते हो, बोले सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर देखो इनसाइड, सर इनसाइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सब वाई बराबर mx वाली लाइन ऐसे, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब लाइक दिस। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, टिंग 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 टपास ऐसे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब मैं सबको समराइज कर रहा हूं बेटा, सारे फॉर्मूले को ध्यान से सुन। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के λ/r, क्लास में याद कर, ठीक है। इनफाइनाइट शीट की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। होलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², ठीक है सर। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², और ग्राफ कैसा, टिंग 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 टपास ऐसे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे और ऐसे हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक है सर जी, ये दो पोर्शन तो हमारे हो गए यहां पर खत्म। अब इस पे सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, भर भर के सवाल बनाए जा सकते हैं। समझ मारी बात? आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी जगह पे रख के पूछ लेगा, भैया बता दे उस पर एक्सीलरेशन कितना होगा। खूब सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं। अब इसी में कैविटी वाले सवाल भी आते हैं। एक बच्चा कह रहा है कैविटी, तो कैविटी भी यही खत्म कर। बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साहब यहां पर मैंने बोला कि भाई ये सॉलिड स्फीयर था, ठीक है सर। सर इसके अंदर हमने यहां पर ऐसे कैविटी बना दी, कैविटी का मतलब खाली जगह। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब ये कहानी कुछ ऐसी है, ठीक, ये हमारी कैविटी बनी हुई है। बोले ठीक है गुरुजी, तो ये रहा सेंटर O1 मान के चलो, और इस कैविटी का सेंटर ये हो गया मेरे भाई O2। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक, शायद O2 आपको दिख ना रहा हो तो मैं यहां पर इससे बना देता हूं। बोले सर ये इसका सेंटर है O2, सर ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है जो रो है। अब हमें बताओ कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी या कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस पर एडवांस वालों ने 5 बार सवाल पूछा है, इस पे बेस्ड 5 के 6 बार सवाल पूछा है। 3 बार तो 2 से 3 बार तो उन्होंने यही पूछ लिया कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बताओ कैसा होगा, उसकी वैल्यू बताओ कैसी होगी। और उसके बाद कहीं उन्होंने एक बार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली। उस प्रकार के सवाल यहां पर इस पे बेस सवाल 4 से 5 बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझना। बोले सर अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इनसाइड में, तो सबसे पहले पता करो किस जगह निकालना है। मैंने कहा मुझे बताओ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। पहले हम इनसाइड कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सपोज मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी कैविटी के अंदर किसी भी जगह पर। तो क्यों ना इसको एक काम करें, क्या बोले सर मान लो पहले की तरह, मान लो भाई साहब ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और यहां पर एक दूसरा गोला है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि हमारे सामने 2 बॉडी हैं, एक है प्लस रो के भाव की और एक है यहां पर माइनस रो के भाव की। मतलब इसको मैं पूरी बॉडी को ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि जैसे हमारे सामने 2 बॉडी है, एक प्लस रो की और एक माइनस रो की। दिस होल सिस्टम इज बिहेव लाइक जैसे कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे कि मैं इन दोनों को क्या कर दूं मेरे भाई, ऐड कर दूं। किसको, इसको और इसको। बोले अगर मैं इस माइनस रो को उठा के यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं, तो आप चेक करो ये दोनों डायग्राम एक जैसे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो मान के चलो ये बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है। आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप ए पर निकालना चाहते हो, कैविटी के किसी भी बिंदु पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा आप ये मान लो कि यहां पे 2 बॉडी है, एक बॉडी है पूरी की पूरी भरी हुई और एक बॉडी यहां पर खाली। तो आप पूरी की पूरी बॉडी से, पूरी की पूरी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे। बोले पहले पी पॉइंट पता करो कौन सा कहां पर है। बोले सर पी, सर ये पॉइंट तो हो गया सर O1 और ये पॉइंट हो गया हमारा पी। सर यहां पर सॉरी पी नहीं ए, ये पॉइंट हो गया हमारा ए। उसी प्रकार ये हो गया O2 और ये पॉइंट हो गया मेरे भाई ए। ये कहानी यहां पर चल रही है। तो अगर आप ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले गोले की वजह से निकालना चाहते हो तो दैट इज इक्वल टू रो O1A बटे 3ε0, रो आर बटे 3ε0 होती है। ठीक, ठीक है सर जी। अगर आप इस निगेटिव वाले की वजह से निकालना चाहते हो तो सर ये ए पॉइंट निगेटिव के भी तो अंदर ही है ना, इसके भी अंदर ही है, अंदर है तो सीधा फॉर्मूला लिखोगे रो आर बटे 3ε0, जहां पर आर क्या होगा, सेंटर को उस बिंदु से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो यहां पर हो जाएगा O2A, तो आप लिखोगे बस रो की जगह आपको माइनस रो लिखना पड़ेगा, O2A बटे 3ε0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे रो अपॉन 3ε0 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। आप यहां से बोलोगे O1A माइनस O2A, और वेक्टर से अगर मैं O1A माइनस O2A पूछूं तो आप बोलोगे भैया वेक्टर का बेसिक फंडामेंटल लॉ, आप सीधा बोलोगे कि सर O1A कौन सा वेक्टर है भैया, इसको अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूं, ये O1A वेक्टर है और ये O2A वेक्टर है और ये O1 O2 वेक्टर है। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो O1 O2 प्लस O2A वेक्टर दैट इज इक्वल टू O1A वेक्टर। ठीक, तो बोले सर ये ट्रायंगल लॉ हो गया सिंपल। तो यहां से अगर मैं O1A माइनस O2A निकालूंगा तो O2A उधर चला जाएगा, ये O1 O2 आ जाएगा, खत्म कहानी। इसका मतलब आज के बाद आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कितना आएगा, रो O1 O2 वेक्टर बटे 3ε0।
कहानी। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया? मुद्दे की बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर सपोज ये गोला ले लिया, ठीक है सर जी, ध्यान से सुनना, और इस गोले के अंदर मैंने कैविटी भर दी, चाहे मैंने यहां रखी हो, चाहे मैंने यहां रखी हो, चाहे भाई मैंने यहां रखी हो, चाहे मैंने इधर रखी हो, ठीक है, चाहे कहीं और भी रखी हो, बस कैविटी हो। इन सारे केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कैविटी के अंदर, इनसाइड कैविटी, सर वो निकल के आती है रो O1 O2 वेक्टर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ये है कहानी, बात समझ में क्लियर है? बस खत्म ये वाली। जैसे इस केस में बोले O1 O2 क्या है, मैंने कहा O1 हो गया इसका बड़े वाले गोले का सेंटर, और ये हो गया O2 छोटे वाले का सेंटर। ये हो गया इसका सेंटर, 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 और ये हो गया इसका सेंटर। तो O1 O2 की तरह बोलो ऊपर की तरफ है। मतलब अगर कैविटी की पूरी फील्ड ले भरपूर मात्रा में, ये हमारी कैविटी की है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरफ होगी? O1 O2 वेक्टर की तरफ। सर O1 O2 वेक्टर किधर है? यहां पर मैंने कहा भाई O1 O2 वेक्टर है मेरे भाई, O1 से O2 की तरफ जोड़ेगा, दिस इज द O1 O2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। इस तरफ होने का मतलब बोले सर अगर O1 O2 वेक्टर इधर है तो इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सर ऐसे होगी, ऐसे O1 O2 के पैरेलल होगी। दैट मींस ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये कैसी आई है? बोले सर ये यूनिफॉर्म आई है, कांस्टेंट आई है, यूनिफॉर्म आई है, हर जगह पर सेम है, और O1 O2 वेक्टर पर डिपेंड कर रही है। ये सवाल 2 बार एडवांस वाले पूछ चुके हैं, मेंस वाले तो न जाने कितनी बार पूछ चुके हैं, लेकिन एडवांस वाले 2 बार यहां पर पूछ चुके हैं। बोले ठीक है सर जी। बोले सर O1 O2 वेक्टर जिधर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं इसको जूम करूं ना, देख जूम कर, ये ले, ये जूम कर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात समझ में आ रही है? बोले ठीक है सर जी। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर इस वाले केसेस में बात करूं, इस वाले केसेस में, तो देखो इसको अगर मैं जूम करूंगा ना, इसको ये देख, तो O1 से O2 को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ये है। तो इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे भाई ऐसे होगी, देख ऐसे, नीचे की तरफ 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 ऐसे। तो हमारी बात उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं अगले केस में, बोले सर आप तो इस वाले केसेस में बताओ, इस वाले केसेस में क्या होगा? मैंने कहा O1 O2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म एंड रो O1 O2 बटे 3 एप्सिलॉन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? इस तरफ होगी, इस तरफ। बोले उसी प्रकार से अगर मैं अगला केस ले लूं, बोले कौन सा केस गुरुजी? मैंने कहा ये वाला केस अगर तू ले लेगा तो यहां भी तू बोलेगा O1 O2 वेक्टर किधर है? मैंने कहा इधर है, इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है? ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, जिधर O1 O2 वेक्टर होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सवालों की बौछार है, सवालों की बौछार है। इसके बाद तेरी पूरी मैकेनिक्स इसके अंदर आ जाएगी, पूरी मैकेनिक्स इसके अंदर आ जाएगी। बोले पूरी मैकेनिक्स का मतलब? मैंने कहा पूरी मैकेनिक्स का मतलब ये हो गया, अगर इसी पे ही मैं सवाल दे दूं, ध्यान से देखना, सपोज मैंने ये वाला सवाल मान लिया, ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, एक मिनट रुको, ये वाला सवाल ले लिया सपोज मैंने, ये सब मिटा के मैंने ये वाला क्वेश्चन पकड़ लिया, ये ले ये वाला सवाल, ठीक है? ये देख मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये ले सर O1 O2 वेक्टर तो हमारा ये हो गया। मैंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बोले ऊपर की तरफ है। बोले किसके अंदर? बोले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं यहां पर सपोज, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको जूम कर दूं और मैं इस कैविटी के अंदर घुस जाऊं, ये कैविटी के अंदर घुस गया मैं, अब इसके अंदर तू क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, जो मन चाहे वो खेल,
तुम्हारी बात, जो मन चाहे तो वो खेल, जो मन चाहे वो खेल का मतलब, बोले सर जी देखो हमें ये बात पता चल गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस प्रकार से इस तरफ होगी, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मन का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता, ई बराबर, वैल्यू हमको पता है पहले से ही, मन का कितनी है, बोले ई बराबर सर रो O1 O2 वेक्टर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सपोज O1 O2 की वैल्यू दे दी, R/2 दे दिया थोड़ी देर के लिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बोले ऊपर की तरफ है। मन का इसके बाद तो अब तू खेल सवालों के साथ, ये O1 O2 गया भाड़ में, अब तू केवल इतना पकड़, ये इतना पकड़ इसको, ये इतना, इसके बाद तू चाहे खेल यहां से। बोले खेलने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा खेलने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बाद जितने तूने सवाल पढ़े हैं 11वीं क्लास में, चाहे वो रोटेशन का सवाल हो, चाहे वो तेरे काइनेमेटिक्स का सवाल हो, चाहे वो तेरे न्यूटन लॉ मोशन का सवाल हो, सारे सवाल मगर तैयार हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं भाई साहब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक के मार दिया यू पर किसी एंगल थीटा पर, और मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -q है सपोज, या कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसका मास m है। मैंने कहा भाई साहब ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर की तरफ है, और सर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, बोले सर क्यू चार्ज को ऐसी जगह रख दो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसमें फोर्स लगेगा Q इंटू ई नीचे की तरफ, उसको अगर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। मैंने कहा एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, ये पार्टिकल्स भैया सवाल तेरा सवाल बनकर तैयार हो गया, पत्थर को ऐसे फेंक के मारेगा कहां जाके गिरेगा, मैं तुझसे रेंज पूछ सकता हूं, मैं तुझसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता हूं, सारे आंसर सेम आएंगे, बस अंतर इतना होगा कि जहां जहां पहले मैं जी रखा करता था वहां वहां तू QE/m रख देगा, खत्म कहानी। आ रही बात समझ में, खत्म कहानी। मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बता कितनी होगी, बोले पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा करते थे TU sin θ/g। मैं तुझसे पूछ दूं कि जिस जगह से फेंका है, अगर इस लाइन से फेंका है तो इसी लाइन पे वापस कितनी देर में वापस आएगा, तो बोलेगा 2U sin θ/g, बस g की जगह पुट कर दूंगा QE/m। मैं तुझसे बोलूंगा रेंज बता कितना होगा, बोले आगे वेलोसिटी कितनी है, बोले U cos θ into t से मल्टीप्लाई कर देगा, रेंज निकल के आ जाएगा। हो सकता है तो यहां पर जो है पुली लटका दे, पुली और मासेस लटका दे, जहां जहां तू mg लगाया करता था वहां तू QE लगा देगा। ठीक, यही सवाल कहां गया भाई साहब, यही सवाल तो यहां पर पूछ सकता है इस प्रकार से, इस जगह पर, इसी के अंदर तू घुस जा, फिर से ये ले, इसको बड़ा कर दे, ये ले, इसको बड़ा कर दे, और यहां पे चार्ज पार्टिकल फेंकने की बजाय, ये जो चार्ज पार्टिकल था फेंक रहा था, यहां फेंकने की बजाय तू पुलिस लटका दे, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पुली लटका दे यहां पर M1 M2, ये ले, पहले mg लगाया करता था, अब g की जगह QE/m कर दे, बस इतना अंतर है, G विल बी रिप्लेस बाई QE/m, खत्म कहानी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ρ1 O2 बटे 3 एप्सिलॉन। इसके अंदर पप्पू को लहरा दे, पप्पू को लहराने का मतलब सिंपल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड कितना होता था, T बराबर 2π√L/g, बस G जहां जहां आता था वहां G की जगह QE/m पुट कर दे, खत्म कहानी। भाषा में इसी के अंदर रॉड को फिक्स कर दे भाई, इसी के अंदर रॉड को फिक्स कर दे। बोले सर जो रॉड वाले सवाल हम लोग देखा करते कि रॉड को हम लोगों ने यहां से फिक्स कर दिया, और हम बोला करते थे कि भाई साहब बता दो यहां पर इसका अल्फा बता दो, अल्फा कितना होगा, आपको याद होगा अल्फा कैसे निकाला करते थे, बोले नीचे लगता था mg, हम mg का टॉक लिखा करते थे, बोले mg इंटू L/2 बराबर I इंटू अल्फा। बस अगर उसी प्रकार का सवाल यहां पे बनाकर तैयार हो सकता है, भर भर के सवाल यहां पे बन जाएंगे, बिलीव मी। जहां ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और तूने चार्ज को नेगेटिव दे दिया, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा QE चार्ज पार्टिकल पर, तो नीचे की तरफ फोर्स आ गया QE, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m। ये तेरे पुराने जहां जहां नीचे की तरफ mg लगते थे वहां वहां mg विल बी रिप्लेस बाय QE। कोई सभी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे रोटेशन हो, ठीक है, चाहे तेरा सेंटर ऑफ मास हो, चाहे तेरा सर्कुलर मोशन हो, चाहे तेरा कुछ भी हो, सारे सवाल तेरे यहां पर मर्ज होके आ जाएंगे। बोलो क्लियर है सर, प्लीज मेंस ओरिएंटेड पढ़ाओ। बेटा मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेंस देख उस पे लिखा हुआ है मंजिल 2025 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट, ऑल कंसेप्ट एंड PYQ कवर, जेईई मेंस एंड एडवांस। मैं दोनों को करा रहा हूं। मेंस नामक सीरीज पे मेंस नामक कंटेंट तुझे हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। अगर तेरे को ओनली मेंस पढ़ना है तो तू कहीं से भी देख ले, लेकिन इसमें मेंस प्लस एडवांस दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर आप मेंस नहीं करा रहे हो, मेंस भी करा रहा हूं, एडवांस भी करा रहा हूं, ठीक। तो इसी वजह से और अच्छे, मतलब इस पे सवालों की मतलब बौछार है भाई, जितने सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं मैं उसको मतलब समझ ले तू। इसके अंदर ससुरे के अंदर पानी सानी भर दे चाहे तो, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकता है तू यहां पे। क्लियर है, निकल जाऊं यहां से मैं, ठीक है। लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग। गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ρr बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बटे r², गोले के अंदर कैविटी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ρ O1 O2 बटे 3 एप्सिलॉन नॉट।
खत्म कहानी।